मैं अभिषेक कुमार आप सभी का विशेश्वरी स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि कुछ दिन पहले इस बात की घोषणा की गई थी कि हमारे संस्थान के द्वारा झारखंड पुलिस के लिए और एसएससी जीडी के लिए फ्री बैचेस लाए जाएंगे और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने कल गुरुवार से ही आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस उपलब्ध करवा दिए हैं। आप सभी जानते हैं कि हम लोग रोजाना प्रतिदिन 2 क्लासेस लेकर आएंगे। अभी प्रारंभ में हम लोग एक क्लास पॉलिटी की कर रहे हैं जो जीएस सेक्शन का है, और जो एक हमारा क्लास है वो मैथ सेक्शन से कराया जाता है। उसमें प्रदीप सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ जो कि जीएस का पार्ट है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि हम लोगों का ये जो फ्री बैच या फिर फ्री कोर्स जो चलाया जा रहा है ये किनके लिए फायदेमंद है। वैसे तो हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये जो हमारा बैच है ये झारखंड पुलिस के लिए लाया गया है, लेकिन अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और अगर वो एग्जाम आपका वन डे एग्जामिनेशन है यानी कि एक दिन का एग्जाम है, तो आप इस कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं और आपकी सफलताओं में हमारा योगदान भी हो ये सुनिश्चित कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे पिछले क्लास में, आखिरकार भारतीय राज्य व्यवस्था क्या होती है, संविधान क्या होता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये जाना कि राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान क्या है। राज्य व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने एकदम सरल शब्दों में एक डेफिनेशन बनाया कि किसी भी देश में शासन करने की व्यवस्था, किसी भी देश को चलाने की व्यवस्था, किसी भी देश को रूल करने की व्यवस्था ही राज्य व्यवस्था कहलाती है। और अगर हम बात करें संविधान की, तो संविधान क्या है? संविधान नियमों का एक किताब है, रूल बुक है। किस चीज का रूल बुक है? अगर हम किसी देश को चलाना चाहते हैं तो जाहिर तौर पर हमें कुछ नियम और कानून बनाने होंगे। उन्हीं नियम और कानून का जो लिखित संग्रह है उसी से बना है हमारा संविधान। और ये जो आप खूबसूरत पुस्तक देख रहे हैं, है ना, ये जो आप खूबसूरत पुस्तक देख रहे हैं इसे ही तो कहा गया है भारत का संविधान। अगर हम बात करें भारत की संविधान की, तो इसमें सारी की सारी बातें, वो सारे के सारे प्रावधान लिखे गए हैं जिससे हमारे देश में शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। मेरे दोस्तों, अगर हम बात करें इसके आगे, तो कल के क्लासेस में हम लोगों ने देखा, कल के क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है। इसके बाद हम लोगों ने बात की भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। भारतीय संविधान की विशेषताओं को समाप्त करने के बाद हम लोगों ने आपके साथ सिलेबस को भी सामने रखा। आखिरकार बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि आखिरकार हमें पॉलिटी में पढ़ना क्या है, कहाँ से शुरुआत करना है, कितना पढ़ना है। तो पूरा का पूरा जो सिलेबस है हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले क्लास में डिस्कस कर रखा है। आप अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पहला वीडियो देखना ना भूलें, पार्ट 1। आपको वहां से बेसिक इंफॉर्मेशन पता चलेगा कि आखिरकार ये सब्जेक्ट है क्या, संविधान होता क्या है, राज्य व्यवस्था क्या होता है, संविधान की क्या विशेषताएं हैं। ये सारी की सारी बातें आप जान पाएंगे जब आप पहला पार्ट देखेंगे। आज जो हमारा वीडियो है ये दूसरा पार्ट है। इसे देखने के बाद आप पहले पार्ट को अवश्य देखिए अगर कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं।
दोस्तों, जैसे ही हम लोग भारतीय संविधान की विशेषताएं खत्म करते हैं, वैसे ही हमारे सामने जो अगला सेक्शन आता है वो है प्रस्तावना, प्रियम्बल, और इसी को हिंदी में उद्देशिका के नाम से भी जाना गया है। अगर हम बात करें प्रियम्बल की, तो आपके मन में भी एक सवाल उठता होगा कि आखिरकार ये प्रियम्बल क्या है, प्रस्तावना क्या होती है, उद्देशिका क्या होती है। तो आइए हम लोग इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि प्रस्तावना है क्या आखिरकार, आखिरकार इसका क्या रोल है हमारे संविधान में। आइए देखते हैं। अगर हम बात करें प्रस्तावना की, तो यहां पे आप हिंदी में भी लिखा गया प्रस्तावना को देख रहे हैं और इंग्लिश में भी जो प्रस्तावना लिखा हुआ है ये भी आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, अगर बोला जाए प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है और संविधान शरीर है, बॉडी है। अगर हम बात करेंगे संविधान की, ये जो बुक है ये शरीर है, बॉडी है, और जो हमारा प्रस्तावना है जो संविधान में लिखित है, इसे हम लोग आत्मा मानते हैं। आखिरकार ये प्रस्तावना होती क्या है, ये आत्मा कैसे होती है, इसके बारे में आज का पूरा क्लास हमारा इसी के ऊपर बेस्ड होगा। हम लोग जानेंगे कि क्यों आखिरकार प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। देखिए, अगर हम बात करें किसी भी बुक की, अगर हम बात करें किसी भी किताब की, तो अगर आप उसका पहला पेज पलटेंगे तो उसमें आपको प्रीफेस लिखा हुआ मिलेगा। हो सकता है कुछ बुक में प्रस्तावना लिखा हुआ आपको मिले, और जब आप उस प्रीफेस को पढ़िएगा तो आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि आखिरकार इस पुस्तक में क्या लिखा गया है। और दूसरी बात जो आपको पता चलेगी वो ये पता चलेगा कि इस बुक को लिखने के पीछे का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। ठीक उसी प्रकार से आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाना चाहता हूं। अगर आप देख पा रहे हैं तो हमारे हाथ में एक किताब है ना, ये एक किताब है, और जैसे ही इस किताब का पहला पेज आप खोलिएगा तो आपको लिखा हुआ दिखेगा चतुर्थ संशोधित संस्करण की प्रस्तावना। अगर आप देख पा रहे हैं तो लिखा हुआ मिलेगा प्रस्तावना। किसी भी किताब के पहले पेज पे ही आपको क्या लिखा मिलता है, प्रस्तावना। ये प्रस्तावना क्या है, अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने समझा कि प्रस्तावना किसी भी पुस्तक को लिखने के पीछे का उद्देश्य होता है। किसी भी पुस्तक को लिखने के पीछे का उद्देश्य होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारी संविधान को, जिसको आप कहते हैं ना रूल बुक, नियमों की किताब कहते हैं, आखिरकार ये नियमों की किताब बनाई गई तो क्यों बनाई गई, इस किताब को लिखने के पीछे क्या उद्देश्य रहे होंगे, आखिरकार हमारे संविधान निर्माताओं के मन में क्या ऐसी बातें रही होंगी जिसके वजह से उन्होंने इतनी खूबसूरत पुस्तक लिखी है जिसे हम भारतीय संविधान कहते हैं। प्यारे साथियों, अगर हम लोग बात करें प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना एक प्रकार से उद्देश्य है, और उसी उद्देश्य को मानते हुए, देखते हुए
जो किताब लिखी गई है उसे आप संविधान कहते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं प्रस्तावना की, तो सबसे जो बड़ी बात समझ में आती है कि भाई क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का पार्ट है भी या नहीं। क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का पार्ट है भी या नहीं। अगर हम बात करें वर्तमान समय का, तो जी हां, बिल्कुल प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है। लेकिन 1973 के पहले प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पार्ट नहीं माना गया। केशवानंद भारती केस के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने एक लैंडमार्क डिसीजन देते हुए इस बात को स्पष्ट किया कि जी हां, जो प्रियम्बल है वो संविधान का हिस्सा है, पार्ट है। अगर थोड़े से पहले की स्टोरी हम लोग जानना चाहें तो हम लोग इस बात को देखेंगे कि जो हमारा संविधान लिखे जाने के पहले जो उद्देश्य है, जिसे आप प्रस्तावना भी कहते हैं, इसे सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं माना था। 1960 में एक केस था, बेरूबारी केस। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई जो प्रस्तावना है यह संविधान का जो निर्माण किया गया है इसके उद्देश्यों को तो बताता है, लेकिन ये इसका पार्ट नहीं है। इसके बाद गोलकनाथ केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति थे हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने इस बात को कहा कि जो प्रस्तावना है ये संविधान की आत्मा है, लेकिन फिर भी इसे संविधान में शामिल नहीं किया गया था। फाइनली 1973 में जाकर प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा माना गया। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो प्रस्तावना है उसमें वो कौन सी बातें लिखी गई हैं जिसके आधार पर इतनी सुंदर पुस्तक का निर्माण किया गया है जिसे आप भारतीय संविधान कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कि आखिरकार प्रस्तावना में क्या क्या लिखा है, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम एक बार इंग्लिश में आपके लिए पढ़ते हैं, फिर हिंदी में भी पढ़ा जाएगा। इंग्लिश में लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly this 26th day of November 1949 to ourselves this constitution। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसी में लिखा है कि जो हमारी उद्देशिका है, जो हमारा उद्देश्य है पूरा का पूरा संविधान लिखने के पीछे, पूरा का पूरा संविधान लिखने के पीछे वो क्या होगा। इसमें लिखा है
हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। आखिरकार इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि क्या लिखा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अब थोड़ा नीचे आ जाइए। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। इसका मतलब यही है कि हम भारत के लोगों ने 26 नवंबर 1949 को अपने द्वारा बनाए गए इस संविधान को मानते हैं, लागू करते हैं और खुद को ही आत्मसमर्पित करते हैं। अर्थात हमने इस संविधान को बनाया है और खुद ही को समर्पित किया है। इसी वजह से आपको कुछ और वर्ड्स यहां पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप यहां पे देखते हैं सोवियन, आप यहां पे देखते हैं सोशलिस्ट, आप यहां पे देखते हैं सोशलिस्ट, आप यहां पे देखते हैं सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं इनका कुछ अपना अर्थ भी है, कुछ अपना मीनिंग भी है। इसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें इन सारे के सारे शब्दों की या फिर पूरा का पूरा प्रस्तावना का, कि आपको ये पूरा का पूरा प्रस्तावना याद करना है या नहीं करना है अपने एग्जाम के लिए, तो मैं आपसे एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं। आपको पूरा का पूरा संविधान या फिर पूरा का पूरा प्रस्तावना याद करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा का पूरा प्रस्तावना तो आप मत याद करिए, लेकिन इसमें लिखे गए कुछ जो शब्द हैं जिसे मैं अभी मार्क कर रहा हूं, इसे आपको याद रखना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे सोवेरियन, अगर हम लोग बात करेंगे सोवेरियन, अगर हम लोग बात करेंगे सोवेरियन, एक मिनट, अगर हम लोग बात करेंगे सोवेरियन, जिसे आप एक रैंक दे दीजिए 1 नंबर। हम लोग जब बात करेंगे सोशलिस्ट, इसे आप एक रैंक दे दीजिए 2 नंबर। हम लोग बात करेंगे सेकुलर, इसे आप दे दीजिए 3 नंबर। डेमोक्रेटिक 4 नंबर। रिपब्लिक 5 नंबर। इसके बाद जस्टिस 6 नंबर। लिबर्टी 7 नंबर। इक्वालिटी 8 नंबर। फ्रेटर्निटी 9 नंबर और एक लास्ट इंटीग्रिटी 10 नंबर। ये जो वर्ड्स मैंने अभी मार्क करे हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स कम से कम आपको याद होने चाहिए, और वो भी क्रमशः। पहले क्या लिखा है,
बाद में क्या लिखा है वो इसका ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ से सवाल क्या पूछे जाते हैं? सवाल पूछे जाते हैं, इन शब्दों को दे दिया जाएगा आपको और इन्हें अरेंज करने के लिए कहा जाएगा कि इन्हें क्रमबद्ध तरीके से अरेंज किया जाए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्क करा है, सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और इंटीग्रिटी को, तो कम से कम इतने वर्ड्स तो आपको याद होने चाहिए। कैसे याद हो ये वर्ड? क्या कोई तरीका है इसका? तो जी हाँ, बिल्कुल एक तरीका है इसे याद करने का। आप इसे कैसे याद कर सकते हैं? तो इसे याद करने के लिए एक छोटा सा नेमोनिक्स है जो कि बनाया गया है। जैसे कि सोवेरियन से आप उठा लीजिए सो को, आप सोशलिस्ट से भी उठा लीजिए सो को, आप सेकुलर से उठा लीजिए एस को, आप डेमोक्रेटिक से उठा दीजिए डी को, और आप रिपब्लिक से उठा लीजिए किसे? आर को। तो एक निमोनिक्स बना हमारे सामने, सो एस डी आर। फिर से रिपीट करिए मेरे साथ, सो एस डी आर। तो ये जो स्टार्टिंग के जो 5 शब्द हैं इसको हम लोग सो एस डी आर निमोनिक्स के थ्रू याद रखने का प्रयास करते हैं, और जो बाकी के जो 5 वर्ड हैं इसको आप याद रख सकते हैं हमारे देश में ना एक मिठाई बहुत फेमस है जिसे हम लोग जलेबी कहते हैं। बस जलेबी में जहां बी आता है वहां पे आपको एफ याद रखना है, जहां बी आता है वहां पे आपको एफ याद रखना है। यानी कि बी के जगह पे क्या रखना है? आपको एफ रखना है। यहां पे जे का मतलब क्या है? जे का मतलब हो गया जस्टिस, न्याय। अगर हम बात करें एल का, तो एल का मतलब हो गया लिबर्टी। अगर हम बात करेंगे ई का, तो ई का क्या मतलब हो गया? इक्वालिटी। और अगर हम बात करेंगे एफ का, तो एफ का मतलब क्या हो गया? फ्रेटर्निटी। और लास्ट में आई का मतलब हो गया इंटीग्रिटी। तो ये वो 10 शब्द हैं जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में दिए गए हैं, और इन 10 शब्दों को आपको याद रखना आवश्यक है। तो आइए धीरे धीरे करके हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो वर्ड्स हैं, जो 10 वर्ड्स हैं, इनका मतलब क्या होता है। आखिरकार सोवेरियन क्या कहलाता है, सोशलिस्ट क्या होता है, सेकुलर क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है। इन सारे के सारे शब्दों का मतलब समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले मतलब समझने के पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान की आत्मा तथा संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा गया है। ये हम लोग ऑलरेडी थोड़ी देर पहले क्लास में समझ चुके हैं, जब न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने इस बात को कहा था। माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद यदि हम बात करें तो प्रस्तावना का जिक्र सबसे पहले कौन किया है? तो प्रस्तावना का जिक्र करने वाले जो सबसे पहले व्यक्ति थे, इनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक के दौरान ही उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा था। इनके द्वारा यह बात कहा गया कि आखिरकार हम लोग जो नियमों की किताब लिखेंगे, उस किताब में लिखेंगे क्या अगर हमारे पास उद्देश्य ही नहीं होंगे,
तो इसी उद्देश्यों का जिक्र ही इन्होंने अपने संविधान सभा की तीसरी बैठक में किया। समझ रहे हैं बात को? संविधान सभा की तीसरी बैठक में जब इन्होंने इस बात की चर्चा की कि हम किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए संविधान बनाएंगे, किन बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान बनाएंगे, इसके लिए उन्होंने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में बताया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं वो शब्द जो कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने मार्क किए थे। इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं उसके मीनिंग आपको मैं बताता हूं। एक शब्द आप यहाँ पे देख रहे हैं जो लिखा हुआ है प्रभुत्व संपन्न। आप लोग इसको इंग्लिश में सोवेरियन भी कहते हैं। आखिरकार ये प्रभुत्व संपन्न होता क्या है? अगर बात करूं 1942 की, तो अंग्रेजों ने कहा था कि भाई अगर आप अपना संविधान बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, लेकिन आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। अर्थात आप जब अपने फैसले लीजिएगा तो उसके ऊपर जो अंतिम फैसला होगा वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा लिया जाएगा। तब गांधी जी ने कहा कि ये तो भाई पोस्ट डेटेड चेक है। क्या है? पोस्ट डेटेड चेक है। आप हमें डोमिनियन स्टेटस देने की जो बात कर रहे हैं, अर्थात प्रशासन तो हम चलाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन तो हमारे द्वारा किया जाएगा, लेकिन हमारे फैसले ब्रिटेन का जो क्राउन है वो करेगा। नहीं चाहिए मुझे ऐसा डोमिनियन स्टेटस। लेकिन आज के डेट में भी कुछ ऐसे देश हैं जो डोमिनियन स्टेटस प्राप्त किए हुए हैं, जैसे कि आप न्यूजीलैंड देख सकते हैं। उनके फ्लैग में आप यूनियन जैक को भी देखते हैं, है ना? यानी कि जो अंतिम फैसला है वो किसके द्वारा किया जाएगा? वो ब्रिटेन के क्राउन के द्वारा किया जाएगा, जो भी हो, महारानी या फिर वहां के महाराज। भारत ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया था। भारत बोला हमें तो भाई एक ऐसी स्वतंत्रता चाहिए जिसमें हम अपने फैसले खुद लें, और हमारे जो भी फैसले हो वो किसी भी परिस्थिति में दूसरे देशों के विचारों से प्रभावित नहीं होने चाहिए। हम अपने फैसले स्वयं लेंगे, कोई दूसरा हमारे फैसले को नहीं ले सकता है। इसी को तो कहा गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम आगे दूसरे शब्द की बात करें जो क्या है? समाजवादी। समाजवादी यहाँ पे जो शब्द है ये वो समाजवादी शब्द नहीं है जो कि कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रेरित था। जिस बात की व्याख्या कार्ल मार्क्स ने अपने पुस्तक दास कैपिटल में किया था, ये वो वाला समाजवादी विचारधारा की बात नहीं करता है। ये हिंसा की बात बिल्कुल भी नहीं करता है, हिंसात्मक कार्यवाहियों की बात नहीं करता है। ये तो सिर्फ इतना कहता है कि समाज के सभी वर्गों को आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा क्या किया जाए? प्रदान किया जाए। इसको थोड़े देर में हम लोग और अच्छे से डिटेल में आज के ही क्लास में समझेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें पंथ निरपेक्ष की, जी हाँ, पंथ निरपेक्ष। मैं धर्म निरपेक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारे संविधान के प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष नहीं है, ये पंथ निरपेक्ष है। जिसका क्या अर्थ है कि भारत का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं होगा, ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा कोई भी भारत का। यहाँ पे सभी धर्मों को एक समान नजर से देखा जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, प्रत्येक व्यक्ति को भी यह अधिकार मिला कि वह किसी भी धर्म को माने और उसका प्रचार प्रसार करे। ठीक है?
पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है कि हमारा जो देश है भारत, इसका अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। नहीं कह सकते हैं कि हमारा जो देश है ये हिंदू स्टेट है, मुस्लिम स्टेट है, क्रिश्चियन स्टेट है, नहीं कह सकते हैं। लेकिन विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जिनका अपना ऑफिशियल धर्म होता है। जैसे कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो उनका जो आधिकारिक धर्म है वो इस्लाम है, वो एक इस्लामिक स्टेट कहलाता है। लेकिन हमारे देश की खूबसूरती ये है कि हमारे देश में सभी धर्म समान है, कोई डिफरेंसेस नहीं रखा गया है, सभी को एक नजर से देखने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, अगर इसके बाद हम लोग बात करें, जिसमें आपको दिख रहा है एक वर्ड लोकतांत्रिक, आपको एक वर्ड दिख रहा है लोकतांत्रिक। आखिरकार ये लोकतांत्रिक होता क्या है, इसे देखेंगे तो लोकतांत्रिक शब्द के बाद लिखा है कि भारत में जनता के द्वारा महत्वपूर्ण पदों पर चुनाव किए जाएंगे, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति इत्यादि। अर्थात लोकतंत्र होगा, लोगों का शासन होगा, लोगों के द्वारा सरकारें चुनी जाएंगी, लोग डिसाइड करेंगे कि कौन उनका नेतृत्व करेगा। लोगों के शासन की बात की गई। ये अंग्रेजों की तरह नहीं थे कि जिसे मन किया उसे वायसराय बना के भेज दिया गया। कुछ नहीं पूछा गया भारतीय लोगों से कि वो इसे वायसराय के रूप में देखना चाहते हैं या गवर्नर जनरल के रूप में देखना चाहते हैं। जी नहीं, उसमें से कुछ अच्छे भी थे, कुछ बुरे भी थे, हमें सबको एक्सेप्ट करना पड़ता था, चाहे वो अच्छे हों या फिर बुरे हों। लेकिन अब हमारे देश की जनता के पास यह अधिकार है कि वो अपने लीडर को चुन सकती है, अपने प्रधानमंत्री को चुन सकती है, अपने राज्य के मुख्यमंत्री को चुन सकती है, राष्ट्रपति को भी चुन सकती है इनडायरेक्टली। अर्थात कि अब जनता का शासन है, जनता जिसे चाहेगी सत्ता पे बिठाएगी, जिसे चाहेगी सत्ता से बाहर कर देगी। जनरली जो कंफ्यूजन होता है वो दो शब्दों के बीच में होता है, एक है लोकतांत्रिक और दूसरा है गणतंत्र। आखिरकार ये गणतंत्र क्या होता है और ये लोकतंत्र से कैसे अलग है, तो आइए देखते हैं। अगर हम बात करेंगे गणतंत्र का, तो यहां पे लिखा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी महत्वपूर्ण पद पर बैठा व्यक्ति का परिवार उस पद के लिए उपयुक्त नहीं माना जाएगा। क्या है इसका मतलब? आखिरकार इसका मतलब सिर्फ इतना है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अर्थात मान के चलिए कि आप में से कोई एक राष्ट्रपति के पद पे है, तो जब आप अपने राष्ट्रपति के पद को त्यागेंगे तो आपके परिवार का सदस्य, आपका बेटा, आपकी मर्जी से उस पद पे नहीं बैठ सकता जब तक उस पद पे उसको जनता न बिठाए। अर्थात इसी बात का जिक्र करते हुए यहां पे हम देख रहे हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी महत्वपूर्ण पद पर बैठा व्यक्ति का परिवार उस पद के लिए उपयुक्त नहीं माना जाएगा जब तक जनता उसे उस पद पे नहीं बिठाना चाहे। क्लियर है दोस्तों इतना? अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा आगे, हम बात करते हैं न्याय की। हम लोग जब बात करेंगे न्याय का तो हम लोग कुछ चीजें नोटिस करेंगे कि आखिरकार ये कैसा न्याय है। ये वो वाला न्याय तो नहीं ना जो कोर्ट्स में दिया जाता है, जो न्यायालय में दिया जाता है, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस। जी नहीं, ये वो न्याय नहीं है। यहां पे जो न्याय की बात की गई है वो इन दोनों न्याय से डिफरेंट है। यहां पे कैसी न्याय की बात की गई है? तो न्याय किसको दिया जाएगा? भारत में सभी को दिया जाएगा, और ये न्याय होगा आर्थिक,
सामाजिक और राजनैतिक न्याय दिए जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद यदि हम बात करेंगे लिबर्टी की, स्वतंत्रता की, तो जो स्वतंत्रता है वो मिलेगा विचारों को, अभिव्यक्ति को, विश्वास को, धर्म को और उपासना को। अर्थात कोई व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर कर सकता है, अपना विश्वास किसी के ऊपर भी कायम रख सकता है, अपने धर्म को चुन सकता है, किसी भी धर्म की उपासना कर सकता है। तो इसकी हमें क्या मिली है? स्वतंत्रता मिली है। लेकिन कुछ भी कहने की जो आजादी है, जिसे आप अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं, इसमें एक बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि आप जब कुछ कह रहे हैं तो इससे दूसरे के मन को ठेस न पहुंचे। ऐसा नहीं कि अभिव्यक्ति की आजादी मिली है तो आपको कुछ भी कहने का अधिकार प्राप्त हो गया है। नहीं, ये गलत होगा। आइए आगे हम लोग बात करेंगे अखंडता की, इंटीग्रिटी की। क्या होता है अखंडता? तो अखंडता शब्द को समझने के लिए एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं हम लोग। कोई भी राज्य अथवा क्षेत्र भारत में शामिल हो सकता है। कोई भी राज्य या क्षेत्र भारत में तो शामिल हो सकता है, जैसे सिक्किम आप देख रहे हैं जो भारत में शामिल हुआ, जैसे आप गोवा को भी देख रहे हैं जो बाद में भारत में शामिल हुआ। तो कोई भी क्षेत्र भारत में तो शामिल हो सकता है, लेकिन एक बार शामिल हो जाने के बाद उसे भारत से अलग नहीं किया जा सकता। अर्थात अगर कोई क्षेत्र भारत में शामिल हो गया है तो उसे भारत से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारत अखंड है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। हमने आपसे वादा किया था कि जो समाजवादी शब्द है इसे हम लोग थोड़ा और डिटेल में भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये समाजवादी शब्द है क्या। तो सबसे पहले समाजवाद का तो अर्थ ही होता है ना, समाजवाद का अर्थ ही होता है इस प्रकार की व्यवस्था जिसमें सभी वर्गों को, विशेष रूप से पिछड़े वर्गों को, अपने विकास के लिए उचित वातावरण तथा परिस्थितियां मिले, आर्थिक असमानता कम हो और देश के विकास का जो फल है, जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट थोड़े से लोगों के हाथों में न होकर समाज के सभी लोगों को मिले। अर्थात हमारे देश में जो संसाधन है इसके ऊपर सभी का अधिकार हो। ऐसा नहीं कि किसी एक का या फिर कुछ सेलेक्टेड परसेंट ऑफ पीपल का। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए और इसे ही तो हम कहते हैं समाजवाद या फिर समाजवादी विचार, जिसका जिक्र हमारे संविधान में किया गया है। ये वो समाजवादी विचार नहीं है जिसके बारे में कार्ल मार्क्स चर्चा किया करते थे। ये उससे डिफरेंट है, अलग है। अगर मैं बात करूं कुछ शब्द की, है ना, जिसे प्रस्तावना में बाद में जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो कुछ शब्द हैं वो आप चाहें तो लिख भी सकते हैं अपने कॉपी में। जैसे कि 1976 में हमारे संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया और इसी संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द जोड़े गए जो क्या था आपका? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। क्या थे वो 3 शब्द? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। माय डियर फ्रेंड्स, ये 3 जो शब्द हैं ये बाद में जुड़े हैं। अगर हम मूल प्रस्तावना की बात करेंगे तो उसमें ये 3 शब्द नहीं जोड़े गए थे। अब कुछ नोट हम लोग बात कर लेते हैं जो आप लोग लास्ट में, है ना, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि आखिरकार नोट में क्या है। देखिए जरा, रिपब्लिक या फिर जो आपका गणतंत्र शब्द है
जो हमारे प्रस्तावना का पाठ है, इसे लिया गया है फ्रांस से। और प्रस्तावना के चारों तरफ की गई जो कलाकारी है, जो उसके चारों तरफ जो कलाकारी की गई है, वो कलाकारी किसके द्वारा की गई है? तो वो कलाकारी की गई है राम मनोहर सिन्हा के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप नोट डाउन करिएगा कि भाई प्रस्तावना की चारों तरफ की गई कलाकारी किसके द्वारा की गई है? तो राम मनोहर सिन्हा के द्वारा किया गया है प्रस्तावना के चारों तरफ जो कलाकारी है। आइए देखते हैं किस प्रकार की कलाकारी की गई है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो चारों तरफ प्रस्तावना के कलाकारी की गई है ना, ये पूरी की पूरी कलाकारी इन्हीं के द्वारा किया गया है। ये पूरा का पूरा जो डिजाइन है, इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं हम लोग। अब एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात भी है जो कि आपको जानना चाहिए। हमारे जो संविधान है, हमारा जो संविधान है, ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अर्थात इसे लिखा गया है। और जाहिर सी बात है कि जब लिखा गया होगा तो इस बात का विशेष ध्यान रखा गया होगा कि उसी इंसान से लिखवाया जाए जिसका हैंड राइटिंग खूबसूरत हो, है कि नहीं? और जब बात चली कि भाई किसकी हैंडराइटिंग सबसे खूबसूरत है, तो उस समय चुनाव किया गया किसका? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने तकरीबन 254 कलमों का इस्तेमाल करके, 254 पेन का इस्तेमाल करके हमारे संविधान को लिखा है अपने हाथों से। दोस्तों, अगर मैं बात करूं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की, तो ये वही शख्स थे जब इनसे नेहरू जी ने पूछा कि आप जो पूरा का पूरा संविधान लिख रहे हैं इतने सुंदर अक्षरों में, इसके लिए आप कितना पैसा लीजिएगा, क्या लीजिएगा? माय डियर फ्रेंड्स, ये जो रायजादा थे, इन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार, मुझे कोई धनराशि स्वीकार नहीं है, मुझे कोई धनराशि स्वीकार नहीं है। मुझे क्या चाहिए? मैं चाहता हूं कि संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरा नाम हो, संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरा नाम हो। और जब मैं संविधान के अंतिम पृष्ठ को लिख रहा हूं, जब मैं संविधान का अंतिम पृष्ठ लिखूंगा, उस समय मैं अपने नाम के साथ साथ अपने दादाजी का नाम भी लिखूंगा, क्योंकि बचपन में ही इनके माता पिता का देहावसान हो गया था, वो नहीं रहे थे। और इनका पूरा शिक्षा दीक्षा या फिर जो सुलेखन का कार्य है, ये सब चीजें इनके दादाजी के द्वारा सिखाई गई थी। तो इन्होंने कोई पैसे चार्ज नहीं किए पूरा का पूरा संविधान लिखने के लिए, बशर्ते इन्होंने अनुमति प्राप्त की कि ये संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना नाम लिखेंगे और अंतिम पृष्ठ जो होगा, ये उस पृष्ठ पर अपने नाम के साथ साथ अपने दादाजी का नाम भी लिखेंगे। आइए अब कुछ सवालों को भी हम लोग देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए, एक सवाल है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम बताइए। मैंने कहा था आपको कि जो संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द लिखे हैं वो इंपॉर्टेंट हैं और आपको याद भी उनको क्रमबद्ध तरीके से ही करना है। पूरा का पूरा प्रस्तावना आप ना भी याद करें, लेकिन आपको वो शब्द जो हैं इंपॉर्टेंट, जो मैंने मार्क किए थे, SDR, JLEFI,
ये सारे के सारे जो शब्द हैं क्रमबद्ध तरीके से आपको याद होने चाहिए। दोस्तों, अगर इस सवाल के बारे में बात करें कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम बताइए, तो इसमें से जो राइट आंसर है वो क्या होगा, आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी की, तो न्याय, जस्टिस, स्वतंत्रता, लिबर्टी, समता, इक्वालिटी और बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, तो इसका राइट आंसर तो डी ही हो जा रहा है, क्योंकि जो क्रम है वो यही है ना। जलेबी मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, JLEF, आई की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो ऑप्शन में है नहीं, सवाल में नहीं है। तो जो सही क्रम है ये तो ऑप्शन नंबर डी में ही दिख रहा है। बाकी आप लोग चेकआउट करें और आप पाएंगे कि बाकी के जो ऑप्शन है वो क्रमबद्ध तरीके से अरेंज नहीं किए गए हैं। अब आइए दूसरे सवाल पर हम लोग चलते हैं। दूसरा सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। तो जब तक आपको शब्द मालूम नहीं होंगे कि आखिरकार कौन कौन शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में हैं, तब तक आप इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। और अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल सॉल्व करिएगा। संप्रभुता, बिल्कुल ये वर्ड है। समाजवादी, ये भी है। पंथ निरपेक्ष, ये भी है। साम्यवादी शब्द नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है, प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है, तो क्या नहीं लिखा गया है, साम्यवादी शब्द नहीं लिखा गया है। इसके अतिरिक्त तीसरे सवाल पे चलेंगे हम लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ना, फिलिंग द ब्लैंक्स की संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित थी। ये पिछले क्लास में जब मैं क्लास 1 आपका ले रहा था, जो पार्ट 1 है, उसमें भी मैंने ये चर्चा की थी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये अमेरिकी संविधान के प्रस्तावना से प्रेरित होकर बनाई गई थी। अर्थात अमेरिकी संविधान से प्रेरित होकर ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनाई गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन अगर एक सवाल आ जाए आपके सामने कि जो प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहां से ली गई थी, तो विचार तो हम लोग लिए कहां से, अमेरिका से, लेकिन जो भाषा ली गई है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। एक और सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। वेरी इजी, समाजवाद, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष। आप लोग बड़े आराम से सवाल को कर पाएंगे। ये क्या है आपका, संघवाद है ना। और इसके बाद यदि हम बात करेंगे, आखिरी क्वेश्चन आज का, सॉरी 2 क्वेश्चन और हैं। संविधान का जो 42वां संशोधन था, अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गया था। चलिए बताइए कौन सा जोड़ा गया था। वेरी गुड, आप लोग में से अधिकांश लोग कह रहे हैं समाजवादी, है ना। तो आप बिल्कुल सही हैं भाई, समाजवादी को ही क्या किया गया था, जोड़ा गया था संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। अब हम बात करेंगे आज के आखिरी सवाल के ऊपर। आज का जो आखिरी सवाल है यह है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में नहीं आता है। भाई सामाजिक न्याय तो दिया जाता है ना, हम लोग बात की है, प्रस्तावना में लिखा है कि न्याय किसकी है भाई, सामाजिक न्याय दिया जाएगा, राजनैतिक न्याय दिया जाएगा और आर्थिक न्याय दिया जाएगा। लेकिन वहां किसकी चर्चा नहीं है, कानूनी न्याय की चर्चा नहीं है। इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, वो क्या होगा,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में नहीं आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कानूनी। ये पूरा का पूरा जो नोट्स है जिसमें हम लोग संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान की क्या विशेषताएं होती हैं, प्रस्तावना क्या है, ये पूरा का पूरा नोट्स आपको हमारे संस्थान विश्वेश्वरी स्टडी सेंटर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप वहां जाकर इस पूरे के पूरे कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास सेव करके रख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, है ना। आज अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया है तो आप लाइक करें, है ना। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी फायदा आपको मिला है तो आप जुड़े रहे हमारे संस्थान के साथ, इस YouTube चैनल के साथ। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे या आखिरकार अनुसूची क्या होती है, क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अनुसूची। हम लोग अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे कि अनुसूची क्या होती है ना, इसकी संख्या कितनी है, पहले कितनी थी, हर एक अनुसूची क्या बताता है। तो ये सारा का सारा डिस्कशन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।